चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी का पहला चैप्टर है ठोस अवस्था, तो ध्यान से समझिएगा और एक ही वीडियो में पूरा केमिस्ट्री को समाप्त करेंगे। आज की इस वीडियो जो भी देख लिया समझिए कि 60 नंबर उसके हाथों में, आप लोग कन्फर्म कर लीजिए। एक वीडियो में आप सभी को 60 नंबर मिलने वाला है, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा और बहुत ईजी तरीक़ा से हम आप सभी को समझाएंगे। अगर हमारा वीडियो पसंद आएगा तभी इसे लाइक कीजिएगा। ठीक, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न ध्यान दीजिएगा। पहला प्रश्न है रवादार या क्रिस्टल ठोस किसे कहते हैं, यानी कि दोनों एक ही है। ठीक, तो आप समझ रहे होंगे। तो रवादार या क्रिस्टल ठोस किसे कहते हैं, तो आइए इसका परिभाषा किस तरह से लिखेंगे आप लोग नोट कीजिएगा। ठीक है, हम अपना भाषा में बताएंगे। तो रवादार या क्रिस्टल ठोस किसे कहते हैं, तो रवादार या क्रिस्टल ठोस हम उसे कहेंगे जिसमें अवयवी कण एक निश्चित क्रम से जुड़े रहते हैं, उसे क्रिस्टल ठोस कहते हैं। क्या बोले हैं कि जिसमें अवयवी कण एक निश्चित क्रम से जुड़े रहते हैं उसे क्रिस्टल ठोस कहते हैं। ठीक, अब दूसरा प्रश्न बेरवादार, यानी कि इसी का उल्टा कर दीजिए तो बेरवादार का परिभाषा बन जाएगा। यानी कि इसमें जो अवयवी कण एक निश्चित क्रम से जुड़े नहीं रहते हैं उसे या क्रिस्टल ठोस या तो बेरवादार कहते हैं। अब इसी तरह से तीसरा प्रश्न का गर्दा उड़ाते हैं। तीसरा क्या, आयनिक क्रिस्टल ठोस किसे कहते हैं, तो आयनिक क्रिस्टल ठोस हम उसे कहेंगे जो धनायन और ऋण आयन के संयोग से बनता है उसे, यानी कि इसका निर्माण प्लस और माइनस से होता है, उसे आयनिक क्रिस्टल ठोस कहते हैं। अगला क्या है, चौथा नंबर प्रश्न, ध्यान समझिएगा। चौथा है कि इसके जो अवयवी कण होते हैं, यानी कि इसके अवयवी घटक परमाणु होते हैं जो एक दूसरे के साथ संयोजक द्वारा जुड़े रहते हैं। ठीक, तो इसे किस तरह से लिखेंगे, तो इसमें जो इसका अवयवी घटक होते हैं परमाणु होते हैं और यह एक दूसरे के साथ सहसंयोजक द्वारा जुड़े रहते हैं। अब इसी तरह से पांचवा प्रश्न, आणविक क्रिस्टल ठोस किसे कहते हैं, तो इसमें इसका अवयवी घटक क्या है, अणु है जो एक दूसरे के साथ दुर्बल, यहाँ पे क्या है, दुर्बल आकर्षण बल द्वारा जुड़े रहते हैं। ठीक, अब इसके बाद है धात्विक क्रिस्टल ठोस किसे कहते हैं, जो धात्विक बंधन द्वारा जुड़े रहते हैं उसे धात्विक क्रिस्टल ठोस कहते हैं। अब इसके बाद है इकाई सेल किसे कहते हैं, ध्यान समझिएगा। इकाई सेल, यहाँ पे समझिएगा कि छोटे से छोटे अणु को दोहराने पर एक क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है, उसे क्या कहते हैं, इकाई सेल कहते हैं। ध्यान समझिएगा, यानी कि छोटे से छोटे अंश को पुनरावृत्ति यानी कि बार बार दोहराने पर एक क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है, उसे ही इकाई सेल कहते हैं। तो आई होप कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा, आप लोग इसे नोट कीजिएगा। अब इसी तरह से इकाई सेल किसे कहते हैं, इकाई सेल हो गया। अगला हमारा क्या है, सरल इकाई सेल किसे कहते हैं, तो इसमें जो है ना अवयवी कण इकाई सेल के कोनों पर रहता है। ठीक, यहाँ पे 8 नंबर क्या है, सरल इकाई सेल किसे कहेंगे, इकाई माने एक होता है। ठीक, तो यहाँ पे समझिएगा सरल इकाई सेल किसे कहेंगे, तो इसमें जो अवयवी कण होता है ना इकाई सेल के कोनों पर होता है, उससे ही सरल इकाई सेल कहते हैं। अगला है 9 नंबर प्रश्न, पिंड केंद्रित इकाई सेल क्या है, तो अगर आप लोग इसे समझ लिए होंगे तो ये भी ईजी है कि कैसे, तो यहाँ पे समझिएगा इसमें जो अवयवी कण है ना या कोनों के अलावा पिंड में भी होते हैं, यानी कि केंद्र में भी होते हैं। इसमें जो अवयवी कण होते हैं कोनों के अलावा केंद्र में भी होते हैं, उसे पिंड केंद्रित इकाई सेल कहते हैं। अब इस तरह से फलन केंद्रित इकाई सेल क्या है, तो इसमें अवयवी कण जो है कोनों के अलावा सभी फलकों पे होते हैं, उसे ही फलक केंद्रित इकाई सेल कहते हैं। अगला क्या है, शॉर्टकी दोष। शॉर्टकी दोष क्या कहेंगे, तो इस प्रकार के दोष में क्या होता है कि अवयवी कण जो होता है अपना जालक बिंदु को छोड़कर गायब हो जाता है, यानी कि जब गायब हो जाएगा तो उसे शॉर्ट दे देगा, यानी कि शॉर्ट की दोष किसे कहेंगे, तो इसमें अवयवी कण अपने जालक बिंदु को छोड़ के गायब हो जाते हैं। और इसमें क्या होता है कि इसमें जो अवयवी कण है ना अपना स्थान को छोड़कर अंतराकाशीय स्थान में चले जाते हैं। क्या बोले हम, शॉर्ट की दोष में अवयवी कण गायब डायरेक्ट हो जाता है, या क्या होता है अपन घर छोड़ के दूसरा के घर में चला जाता है। ठीक, तो इसे फ्रैंकल दोष कहते हैं। ठीक, अब इसी तरह से क्या है, समन्वय संख्या, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा समन्वय संख्या या तो उप सहसंयोजन संख्या किसे कहते हैं, तो ध्यान से समझिएगा समन्वय संख्या किसे कहते हैं, तो किसी क्रिस्टल का एक कण जितने भी विपरीत कणों से घिरा होता है उसे समन्वय संख्या कहते हैं। क्या बोले हैं कि किसी कण यानी कि कोई अवयवी कण जो है जितने भी विपरीत कणों से घिरा होता है, मान लिया जाए या कोई अवयवी कण है, यहाँ पे समझिएगा कोई अवयवी कण है और ये जितने भी विपरीत कणों से घिरा होता है इसी को क्या कहते हैं, समन्वय संख्या कहते हैं। अब इसके बाद त्रिज्या अनुपात किसे कहते हैं, तो यहाँ पर समझिएगा त्रिज्या अनुपात, यानी कि धनायन के त्रिज्या और तथा ऋणायन के त्रिज्या को अनुपात को त्रिज्या अनुपात कहते हैं। बहुत ही आसानी से आप लोग नोट कीजिएगा। अब इसी तरह से क्रिस्टल जालक किसे कहते हैं,
ठीक। तो क्रिस्टल जालक किसे कहते हैं, तो आप लोग ध्यान से समझिएगा, बहुत ही आसान है। तो क्रिस्टल में अवयवी कण यानी कि क्रिस्टल जालक में जो अवयवी कण है एक निश्चित रूप से व्यवस्थित रहते हैं। ये तो आप सभी को पता है कि उसमें जो अवयवी कण एक निश्चित रूप से व्यवस्थित रहते हैं। यह कण एक दूसरे के सापेक्ष बिंदुओं द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं, इसे क्रिस्टल जालक कहते हैं। तो आई होप कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा, सभी प्रश्न का गर्दा उड़ रहा है। अब इसी तरह से एकक कोष्टिका, अब यहाँ पे समझिएगा एकक कोष्टिका और इकाई सेल दोनों एक ही है। तो इकाई सेल आप लोग समझ लिए होंगे, समझ लिए थे। अब यहाँ पे एकक कोष्टिका भी उसे कहते हैं। अब इसके बाद है निबिड़ संकुलन। अब निबिड़ संकुलन क्या, तो यहाँ पे समझिएगा जब ठोस को यानी कि ठोसों के अवयवी कण इस प्रकार व्यवस्थित रहते हैं कि उसके मध्य खाली स्थान कम हो, यानी कि समझिएगा क्या बोल रहे हैं, ठोस के अवयवी कण इस प्रकार यानी कि ठोस के ये जो अवयवी कण है इसके बीच यहाँ पे ये वाला खाली स्थान है, तो इसे निबिड़ संकुलन कहते हैं। इसे किस तरह से लिखेंगे, तो आप सभी को लिखना है कि ठोसों के अवयवी कण इस प्रकार व्यवस्थित रहते हैं कि उसके मध्य यानी कि उसके बीच खाली स्थान कम हो, उसे निबिड़ संकुलन कहते हैं। तो आई होप कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद रिक्तिका क्या है, तो ठोसों को निबिड़ संकुलन करते समय कुछ खाली स्थान रह जाता है, उसे रिक्तिका ठोस कहते हैं। क्या बोले कि जब गोल यानी कि ठोसों को निबिड़ संकुलन करते समय कुछ खाली स्थान रह जाता है, उसी को हम लिखित रिक्तिका कहते हैं। ठीक, तो आइए आप समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद संकुलन, संकुलन क्षमता किसे कहेंगे, तो बहुत ही आसान है इसका भी है। तो यहाँ पे समझिएगा किसी क्रिस्टल में जो अवयवी कण होता है, मान लिया जाए कोई क्रिस्टल है, ये कोई क्रिस्टल है, इसमें जो अवयवी कण होता है, समझिएगा इसमें जो अवयवी कण होता है क्रिस्टल जालक का कुल आयतन का जितना भाग घेरता है, यानी कि क्रिस्टल जालक का कुल आयतन का जितना भाग यह घेर रहा है उसे क्या कहेंगे, संकुलन क्षमता कहेंगे। आइए इसे फिर से समझते हैं। तो आप सभी को लिखना है कि कोई भी क्रिस्टल में जो अवयवी कण होता है क्रिस्टल जालक का कुल आयतन का जितना भाग घेरता है उसे संकुलन क्षमता कहते हैं। ठीक, तो आई हो कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा, और इतना आसान आंसर आप सभी को कोई नहीं बता सकता है। ठीक, तो आप लोग ध्यान समझिएगा। अब इसके बाद क्या है, अब इसके बाद है अंतराकाशी दोष किसे कहते हैं। तो आप सभी को पता है कि जब अंतराकाशी स्थान पर कोई अवयवी कण जैसे अणु, परमाणु, आयन आ जाते हैं तो इस प्रकार से जो दोष उत्पन्न होता है उसे अंतराकाशी दोष कहते हैं। यानी कि मान लिया जाए कोई अंतराकाशी है, अंतराकाशी स्थान पर कोई अणु, परमाणु, आयन आ गया, तो आने के वजह से इसमें जो दोष उत्पन्न होता है उसे अंतराकाशी दोष कहते हैं। तो आई होप कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद समझिएगा एफ केंद्र क्या है। तो जब क्रिस्टल के ऋणायनिक रिक्तिका में जब इलेक्ट्रॉन को भरा जाता है तो इसे एफ केंद्र कहते हैं। कोई मान लिया जाए ऋणायनिक रिक्तिका है, माने खाली जगह, इसमें जब इलेक्ट्रॉन को भरेंगे तो इसे ही एफ केंद्र कहेंगे। अब इसके बाद बिंदु दोष किसे कहते हैं, तो बिंदु दोष बहुत ही आसान है। आइए बउआ की तरह आप सभी को समझाते हैं। तो इसमें क्या होता है ना, अपने निश्चित स्थान को छोड़कर क्रिस्टल जालक में अन्य स्थान पर चले जाना, यानी कि यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे आप सभी को हम समझा देते हैं। क्रिस्टल है, इसका जो है एक निश्चित स्थान होता है, यह अपना स्थान को छोड़ के यहाँ पर चला आया तो इसे ही बिंदु दोष कहते हैं। इसे किस तरह से लिखेंगे कि अपने निश्चित स्थान को छोड़कर क्रिस्टल जालक में अन्य स्थान पर चले जाने के कारण उत्पन्न दोष को बिंदु दोष कहते हैं। तो आइए कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगर आप सभी को इसका नोट से लेना है तो आप सभी को कुछ नहीं करना है, यहाँ पे समझिएगा आप सभी को इस नंबर पर क्या बोले 7563857977, इस पे आप सभी को हाई लिख के भेज देना है, आप सभी को फ्री में नोट्स मिल जाएगा। ठीक, और इससे भी आसान तरीका से आप सभी को इसका आंसर लिखा हुआ मिलेगा। ठीक, तो आई होप कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम दूसरा चैप्टर में हम सभी लोग आ गए हैं, मतलब कि बिलियन चैप्टर का पहला प्रश्न को ध्यान से समझिएगा, देख लीजिए। तो पहला प्रश्न क्या, चलिए गर्दा उड़ाते हैं। तो पहला प्रश्न क्या है, मोलारता किसे कहते हैं। मोलारता, तो आप सभी को सिर्फ पहला प्रश्न अगर आप लोग समझ जाते हैं तो बाकी के प्रश्न सभी इजी हैं। यहाँ पे देखिए कैसे हम ट्रिक से आप सभी को याद करवाएंगे। मोलारता किसे कहते हैं, तो किसी बिलियन के 1 लीटर में उपस्थित, कोई भी बिलियन है तो उस बिलियन में 1 लीटर में उपस्थित क्या है, तो विलेय के मोलों की संख्या को मोलारता कहते हैं। इसी तरह है क्या मोलारता, तो किसी बिलियन के 1000 ग्राम में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोलारता कहते हैं। ठीक, आप लोग इसे नोट करते जाइएगा। इसके बाद मोल प्रभाज। अब मोल प्रभाज, अब बताइए कोई बिलियन है तो बिलियन में विलेय विलायक दोनों रहता है, तो मोल प्रभाज किसे कैसे लिखेंगे, तो आप सभी को लिखना है कि किसी बिलियन में उपस्थित विलेय तथा विलायक के मोलों की
संख्या और तथा पूरा बिलियन, ये पूरा बिलियन है तो बिलियन के मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं। किसे, इसे किस तरह से लिखेंगे आइए ये बताते हैं। तो मोल प्रभाज, तो किसी बिलियन में उपस्थित विलेय तथा विलायक मोलों की संख्या तथा बिलियन में उपस्थित मोलों की संख्या को मोल प्रभाज कहते हैं। ठीक, अब आप सभी को समझ में आ गया होगा। इसके बाद फॉर्मलता, ठीक, फॉर्मलता किसे कहते हैं। अब यहाँ पे ट्रिक देखिए, गजब ट्रिक है। यहाँ पे अगर यहाँ पे देखिए र है ना, इसका मतलब आयतन याद रखिएगा, इसका मतलब क्या होता है आयतन याद रखिएगा, बाकी सेम वही रहेगा। तो फॉर्मलता किसे कहते हैं, तो किसी बिलियन के 1 लीटर आयतन, यहाँ पे आयतन जोड़ देना, तो किसी बिलियन के 1 लीटर क्या बोले, अगर पहला समझ आते तो बाकी सेम उसी तरह से। तो किसी बिलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित आयनिक विलेय की संख्या को क्या कहते हैं, फॉर्मलता कहते हैं। अब यहाँ पे आयनिक किसे कैसे याद रखेंगे, तो आयनिक देखिए फॉर्मलता मतलब फार्मूला होता है, फार्मूला प्लस माइनस में होता है ना, यानी कि आयन की तरह होता है। तो इसी तरह से याद रखेंगे कि किसी बिलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित आयनिक विलेय की संख्या को क्या कहते हैं, फॉर्मलता कहते हैं। उसी तरह से सामान्यता या तो नॉर्मलता किसे कहते हैं, सेम उसी तरह से लिखना कि किसी बिलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित, अब यहाँ पे आयतन हो गया। अब इसके बाद क्या लिखेंगे, तो आप सभी को लिखना ग्राम तुल्यांक की संख्या, सिर्फ आप सभी को याद रखना ग्राम तुल्यांक की संख्या को नॉर्मलता कहते हैं। तो आई होप कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे समझिएगा, अगला है अर्धपरागमय झिल्ली। तो अर्धपरागमय झिल्ली किसे कहते हैं, तो अर्धपरागमय झिल्ली हम उसे कहेंगे जिसमें विलायक के कण आसानी से पार हो जाते हैं लेकिन विलेय के कण नहीं पार हो जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे आप लोग चाय बनाते होंगे तो चाय में जल जो होता है विलायक होता है और चपाती जो विलेय का कार्य करता है विलेय होता है। तो जब उसे छानते हैं छलनी से तो जो विलायक के कण आसानी से पार हो जाता है लेकिन विलेय का कण पार नहीं हो पाता है, उसी को अर्धपरागमय झिल्ली कहते हैं। तो आप लोग लिखिएगा कैसे, तो अर्धपरागमय झिल्ली उसे कहेंगे जिसमें विलायक के कण आसानी से पार हो जाते हैं किंतु क्या बोलिए, तो किंतु विलायक के कण आसानी से पार नहीं होते हैं। अब इसके बाद समझिएगा क्वथनांक में उन्नयन। आइए यहाँ भी हम ट्रिक बताएंगे। तो उन्नयन का मतलब क्या होगा, वृद्धि समझिएगा। उन्नयन का मतलब वृद्धि होता है, उन्नयन का क्या मतलब होता है वृद्धि, और अवनवन का मतलब कमी। जहाँ भी दिख जाए उन्नयन अवनवन दोनों का परिभाषा एक ही होगा, सिर्फ यहाँ पे वृद्धि और कमी जुटता है। कैसे, तो आइए हम बताते हैं। तो यहाँ पे समझिएगा पहला प्रश्न क्या है, तो यहाँ पे 7वां नंबर प्रश्न है क्वथनांक में उन्नयन। तो जब किसी विलयन में कोई अवाष्पशील पदार्थ मिला दिया जाता है तो उसके क्वथनांक में जो वृद्धि होता है उसे ही क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। तो आई होप कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा। क्या बोले कि जब कोई विलयन में, मान लिया जाए यह कोई विलयन है, तो जब कोई विलयन में अवाष्पशील पदार्थ मिला देते हैं, मानिए कि यह कोई अवाष्पशील पदार्थ है, तो अवाष्पशील पदार्थ मिला देने से इसके क्वथनांक में जो वृद्धि होता है उसे ही क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। ठीक, अब इसी तरह से हिमांक का अवनयन क्या है, तो हिमांक का अवनयन से उसी तरह से आप सभी को लिखना है कि जब किसी विलायक, यहाँ पे समझिएगा, जब किसी विलयन में कोई अवाष्पशील पदार्थ मिला दिया जाता है तो उसके हिमांक में जो, इसका मतलब क्या, कमी। तो यहाँ पे क्या बोले हैं कि जब कोई विलयन में अवाष्पशील पदार्थ मिला दिया जाता है तो उसके हिमांक में जो कमी होता है उसे हिमांक का अवनमन कहते हैं। ठीक, अब इस तरह से अगला है परासरणी दाब। परासरणी दाब किसे कहते हैं, ध्यान समझिएगा कि यह कोई विलयन है, तो जब कोई विलयन से इस पर कोई बाहरी बल लगाएंगे तो बाहरी बल लगाने से जो इसका विलयन का बाष्प दाब बढ़कर विलायक के बाष्प दाब के बराबर हो जाएगा। क्या बोले हैं कि जब कोई विलयन पर बाहर से दाब लगाएंगे तो दाब लगाने के कारण उसके विलयन का बाष्प दाब बढ़कर विलायक के बाष्प दाब के बराबर हो जाता है, उसे परासरणी दाब कहते हैं। अब इसके बाद है उल्टा परासरण किसे कहते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं समझिएगा कि परासरण को ही उल्टा कर देंगे तो हो जाएगा, नहीं, इसका अर्थ ही बदल जाएगा। तो कहने का अर्थ क्या हुआ, उल्टा परासरण किसे कहते हैं, तो जब किसी विलयन के ऊपर, कोई भी विलयन है उसके ऊपर परासरणी दाब से भी अधिक दाब लगाकर विलायक के अणु को शुद्ध विलायक में बदलने की क्रिया को उल्टा परासरण कहते हैं। क्या बोले कि कोई भी विलयन है उसके ऊपर परासरण दाब से भी अधिक दाब लगाकर क्या बोले, अधिक दाब लगाकर उसके विलायक के अणु को शुद्ध विलायक में बदलने की क्रिया को उल्टा परासरण कहते हैं। तो आई होप कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद क्या है
इसके बाद है बाष्प दाब में अवनमन क्या है। तो बाष्प दाब में अवनमन का मतलब कमी होता है। सेम उसी तरह से आप सभी को लिखना है कि जब किसी विलयन में अबाष्पशील पदार्थ मिला दिया जाता है तो उसके बाष्प दाब में जो कमी होता है उसे क्या कहते हैं, बाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। ठीक है, तो इसके बाद क्या, बाष्प दाब का अपेक्षिक। यहाँ पे अपेक्षिक का मतलब शुद्ध रखिएगा, शुद्ध विलायक। ठीक, और इसे बटा में डाल दीजिएगा, बाकी वही रहेगा कि किसी विलयन का बाष्प दाब का अवनमन तथा शुद्ध विलायक का अनुपात को क्या कहते हैं, बाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन कहते हैं। आइए किस तरह से लिखेंगे, तो आप सभी को लिखना है किसी विलयन का बाष्प दाब का अवनयन तथा विलायक के शुद्ध बाष्प दाब का अनुपात को ही क्या कहते हैं, बाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन कहते हैं। आदर्श विलयन, अब इसके बाद आदर्श विलयन बहुत ही इजी। आदर्श विलयन जो राउल्ट का नियम का पालन करता है आदर्श विलयन कहलाता है। अनादर्श विलयन जो राउल्ट का नियम का पालन नहीं करता है अनादर्श विलयन कहलाता है। अब इसके बाद क्या है, हेनरी का नियम, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक, तो हेनरी का नियम लिखना है और इसका अनुप्रयोग लिखना। तो इसका आंसर आप लोग लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जो नंबर है उस पर आप सभी को हाई लिख के भेज देना है, वहाँ पे आप सभी को मिल जाएगा। अब इसके बाद है अनुसंख्यक गुणधर्म। तो ध्यान से समझिएगा, अनुसंख्यक गुणधर्म बहुत ही इजी है। यहाँ किस तरह से लिखेंगे, जो एक निश्चित आयतन में उपस्थित विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है। यहाँ पे किस तरह से लिखेंगे, जो विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है उसे अनुसंख्यक गुणधर्म कहते हैं। समझ में आया ना। इसके किस तरह से लिखेंगे, जो विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है उसे अनुसंख्यक गुणधर्म कहते हैं। ठीक, अब इसके बाद विसरण किसे कहते हैं, तो विसरण भी बहुत ही इजी है। जब अणु या परमाणु उच्च सांद्रण के क्षेत्र से निम्न सांद्रण के क्षेत्र की ओर जाते हैं तो उसे ही क्या कहते हैं, विसरण कहते हैं। मान लिया जाए विसरण है तो उच्च, मान लिया जाए ये उच्च है तो उच्च से जब निम्न सांद्रण की ओर जाएगा तो उसे ही विसरण कहते हैं। तो आई होप कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो सभी लोग आप आगे हैं तीसरा चैप्टर में, मतलब कि तीसरा चैप्टर विद्युत रसायन। तो इसका पहला प्रश्न आप लोग ध्यान दीजिएगा, ध्यान से सिर्फ सुनिएगा तो सभी का आंसर याद हो जाएगा बहुत ही इजी तरीका से। इसलिए तो इसका आंसर नहीं लिखें, किसी का भी आंसर नहीं लिखें, आप लोग चाहें तो नोट कर सकते हैं। तो आइए पहला प्रश्न का धज्जिया उड़ाते हैं। तो ध्यान से आप लोग समझिएगा। तो यहाँ पे पहला प्रश्न क्या है, विद्युत रसायन क्या है। तो आइए इसके आंसर को जानते हैं। विद्युत रसायन, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। विद्युत रसायन भौतिक रसायन का वह शाखा है, वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम रासायनिक अभिक्रिया एवं उनके प्रभावों के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि उनके प्रभावों के बारे में अनुभव करते हैं या तो पढ़ते हैं, उसे विद्युत रसायन कहते हैं। बहुत ही इजी है। अब इस तरह से अगला क्या, विद्युत अपघटय क्या है। ध्यान से समझिएगा, अगर विद्युत अपघटय आप लोग समझ जाते हैं तो तीसरा नंबर प्रश्न इजी हो जाएगा। तो विद्युत अपघटय किसे कहते हैं, तो ध्यान से समझिएगा कि वैसा यौगिक, क्या बोल रहे हैं कि वैसा यौगिक जो ठोस अवस्था में विद्युत का कुचालक होता है परंतु द्रवित और जलीय विलयन में विद्युत का सुचालक होता है। क्या बोले, वैसा यौगिक जो ठोस अवस्था में तो क्या रहता है, कुचालक रहता है, लेकिन द्रवित और जलीय विलयन में विद्युत का सुचालक हो जाता है। और इसी का उल्टा कर दीजिए, विद्युत अनपघटय हो जाएगा। कैसे, तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे, तो वैसा यौगिक जो द्रवित और जलीय विलयन में विद्युत का कुचालक होता, उसमें इसमें क्या था, दोनों था सुचालक, लेकिन इसमें क्या हो गया, दोनों कुचालक हो गया। ठीक, तो समझ लिए होंगे। अब इसी तरह से अगला क्या है, यहाँ पे चौथा नंबर है प्रबल विद्युत अपघटय क्या है। तो वैसा पदार्थ जिसका तो विद्युत अपघटन किया ही जाता है और वह पूर्णतः आयनों में टूट जाता है, यानी कि इसका तो विद्युत अपघटन करेंगे और यह पूरी तरह से अपने आयन में टूट जाएगा। और इसी तरह से पाँचवा नंबर प्रश्न क्या है, इसका तो विद्युत अपघटन करेंगे लेकिन यह जो है ना, यह थोड़ा सा ही अपने आयनों में टूटता है, उसे ही क्या कहेंगे, दुर्बल विद्युत अपघटय कहेंगे। तो आई होप कि आप सभी को ये पांचों प्रश्न बहुत ही ईजी से याद हो गया होगा। तो आइए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला क्या है, छठा नंबर प्रश्न, ध्यान से समझिएगा। छठा नंबर क्या है, सेल स्थिरांक किसे कहते हैं। तो सेल को ध्यान से सुनिएगा, सेल को दो इलेक्ट्रोडों के बीच, सेल के दो इलेक्ट्रोडों के बीच, क्या बोले, दो इलेक्ट्रोडों के बीच, यहाँ पे फिर से समझिएगा, सेल के दो इलेक्ट्रोडों के बीच उत्पन्न विभवांतर चालक के सेल स्थिरांक किसे कहते हैं। तो ध्यान से समझिएगा। तो सेल यानी कि किसी भी सेल के दो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी इलेक्ट्रोड के
अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुपात को ही क्या बोलेंगे, सेल स्थिरांक कहेंगे। ठीक, तो इसके बाद धात्विक चालक किसे कहते हैं, तो बहुत ही इजी है कि धात्विक चालक आखिर कहते हैं किसे, तो वैसे चालक जिससे होकर विद्युत धारा बिना किसी रासायनिक परिवर्तन के प्रवाहित हो जाता है, धात्विक चालक कहलाता है। बोलिए इतना इजी आपको कहाँ मिलेगा, बहुत ही इजी तरीका से बता रहे हैं। अब इसके बाद 8वां नंबर प्रश्न ध्यान दीजिएगा, विद्युत अपघटनी चालकत्व किसे कहते हैं, तो आयने के द्वारा जब विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो उसे विद्युत अपघटनी चालकत्व कहते हैं। ठीक, उसके बाद है 9वां नंबर क्या है, विशिष्ट चालकता किसे कहते हैं, तब विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसके बाद क्या, तुल्यांकी चालकता किसे कहते हैं, तो ध्यान से समझिएगा, किसी भी अपघटय विलयन का विशिष्ट चालकता, क्या बोल रहे हैं, किसी भी अपघटय विलयन का विशिष्ट चालकता और उस विलयन का आयतन के गुणनफल को ही तुल्यांकी चालकता कहते हैं। ठीक, तो अगला है क्या, 11 नंबर प्रश्न है, मोलल चालकता किसे कहते हैं, तो जब किसी विलयन में 1 मोल, यानी कि जब किसी विलयन में एक अन्य पदार्थ 1 मोल मिला देते हैं तो उसे मोलर चालकता कहते हैं। ठीक, अब इसके बाद लवण सेतु, लवण सेतु क्या किसे कहते हैं, तो लवण सेतु यहाँ पे समझिएगा, लवण सेतु का जो आकार होता है यू आकार का होता है, यू आकार के कांच का एक नली होता है। ठीक, एक नली होता है, तो यहाँ पे समझिएगा क्या बोल रहे हैं आप लोग, ध्यान से इसे समझिएगा। यह एक यू आकार की नली होती है जिसमें KCl, क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे समझिएगा यू आकार की यह नली होता है, कौन, लवण सेतु। इसमें क्या क्या रहता है, KCl और तथा क्या, KNO3 घोल रहता है। ठीक, तो इसे क्या कहेंगे, लवण सेतु कहेंगे। बस आपको यही याद रखना कि लवण सेतु जो है इसका आकार यू आकार की एक नली की तरह होता है और इसमें KCl और KNO3 घोल रहता है, और इसका उपयोग आप लोग लिख सकते हैं कि इसका उपयोग 2 घोलों के बीच उत्पन्न डिफ्यूजन विभव को खत्म करने के लिए किया जाता है। डिफ्यूजन विभव समझ में आया। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्या है 13 नंबर प्रश्न, क्या है नरनष्ट का समीकरण। आखिर नरनष्ट का समीकरण कहता है क्या, तो ध्यान से समझिएगा। नरनष्ट का समीकरण कहता है कि इलेक्ट्रोड विभव पर, क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रोड विभव पर विलयन के ताप, इलेक्ट्रोड विभव पर विलयन के ताप तथा विलयन में धातु आयन की सांद्रता के प्रभाव को बताने के लिए नरनष्ट ने एक समीकरण दिया था जिसे नरनष्ट का समीकरण कहते हैं। फिर से सुनिएगा, इलेक्ट्रोड विभव पर विलयन के ताप तथा विलयन में धातु आयन की सांद्रता के प्रभाव को बताने के लिए नरनष्ट ने एक समीकरण दिया था, उसे नरनष्ट का समीकरण कहते हैं। ठीक, क्लियर हो गया। अब इसके बाद 14 नंबर प्रश्न, क्या ईंधन सेल किसे कहते हैं, जो जीवाश्म ईंधन को जलाकर विद्युत धारा उत्पन्न किया जाता है, जीवाश्म ईंधन कहलाता है। अब इसके बाद क्या, प्राथमिक और द्वितीयक सेल किसे कहते हैं, तो पहले प्राथमिक सेल के बारे में समझिएगा। ठीक, तो आखिर कहते हैं किसे, तो प्राथमिक सेल में रेडॉक्स अभिक्रिया एक बार होता है और सेल को पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता। और द्वितीयक सेल में क्या होता है कि रेडॉक्स अभिक्रिया बार बार होता है और इसमें आवेश को यहाँ पे क्या बोले कि सेल को आवेशित भी किया जा सकता है। प्राथमिक में क्या होता है कि इसमें रेडॉक्स अभिक्रिया एक बार होता है और इसमें क्या बोले सेल को आवेशित नहीं किया जा सकता है। और द्वितीयक सेल क्या है, तो इसमें रेडॉक्स अभिक्रिया बार बार होता है और इसमें सेल को आवेशित भी किया जा सकता है। ठीक, आई हो कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद 16 नंबर प्रश्न, क्या है विद्युत वाहक बल किसे कहेंगे, विद्युत वाहक बल तक किसी परिपथ में आवेश को प्रवाहित करने के लिए सेल के द्वारा, यानी कि सेल के द्वारा जितना भी ऊर्जा उसमें दिया जाता है उसे विद्युत वाहक बल कहेंगे। अब इसी तरह से अगला प्रश्न, क्या विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है, तो इसका आंसर आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब इसके बाद देखते हैं चैप्टर नंबर 4 यानी कि रासायनिक बलगत की। तो इस चैप्टर का पहला प्रश्न को आप लोग ध्यान से समझिएगा। पहला प्रश्न क्या है, रासायनिक बलगति किसे कहते हैं, ध्यान से समझिएगा। रासायनिक बलगति भौतिक विज्ञान का वह शाखा जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, बोलिए, जिसके अंतर्गत हम रासायनिक अभिक्रिया का वेग और उनके क्रिया विधि के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे रासायनिक बलगति कहते हैं। ठीक, अगला क्या, अभिक्रिया का वेग किसे कहते हैं, तो समय के साथ अभिकारक और प्रतिफल के सांद्रण में हुए परिवर्तन को ही अभिक्रिया का वेग या तो दर कहते हैं। ठीक, अब इसके बाद क्या, तीसरा तीव्रगामी अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो वैसा रासायनिक अभिक्रिया जो अत्यंत अल्प समय में संपन्न होती है। ठीक, अब इसके बाद है
बहुत ही ईजी तरीका से आप सभी को हम परिभाषा बताएंगे, आप लोग नोट कीजिएगा। चौथा नंबर क्या है, अभिक्रिया का औसत वेग किसे कहते हैं? तो निश्चित समय के अंतराल यानी कि निश्चित समय अंतराल बाद सांद्रण में हुए परिवर्तन को अब औसत वेग कहते हैं, यानी कि अभिक्रिया का औसत वेग कहते हैं। ठीक, अब इसके बाद यहाँ पे वेग नहीं होगा, वेग स्थिरांक होगा। ठीक, तो वेग स्थिरांक किसे कहते हैं? तो यहाँ पे समझिएगा कि आखिर वेग स्थिरांक किसे कहते हैं? जब अभिकारकों का इकाई यानी कि जब अभिकारकों का सांद्रण एक हो जाता है उसे वेग स्थिरांक कहते हैं। क्या बोले कि जब अभिकारकों का सांद्रण इकाई हो जाए तो उसे वेग स्थिरांक कहते हैं। तो आई होप कि आप सभी को प्रश्न 1 से 5 तक में बहुत ही तरीका से आप सभी को याद हो गया होगा। तो आइए छठा प्रश्न की ओर चलते हैं। तो छठा प्रश्न यहाँ पे क्या है, ध्यान दीजिएगा। छठा नंबर है, अभिक्रिया का अर्धायु काल किसे कहते हैं? अभिक्रिया का अर्धायु काल किसे कहते हैं? अर्ध का मतलब आधा होता है, तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को आधा होने में लगा समय अर्धायु काल कहलाता है। ठीक, अब इसके बाद ताप गुणांक किसे कहते हैं? ताप गुणांक किसे कहते हैं? ध्यान से समझिएगा। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के ताप को 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा देने से प्राप्त वेग स्थिरांक और 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने से पहले प्राप्त वेग स्थिरांक के अनुपात को ही ताप गुणांक कहते हैं। क्या बोले हैं कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया के ताप में 10 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने से प्राप्त वेग स्थिरांक जो है और नहीं बढ़ाए थे उसके पहले जो वेग स्थिरांक है उसी के अनुपात को ही ताप गुणांक कहते हैं। क्लियर हो गया होगा। इसके अभिक्रिया की कोटि के क्या कहते हैं? तो अभिक्रिया के घातों का योग अभिक्रिया का कोटि कहलाता है। इसके बाद प्रथम कोटि का अभिक्रिया क्या? तो जिस रासायनिक अभिक्रिया के लिए कोटि का मान 1 होता है उसे प्रथम कोटि का अभिक्रिया कहते हैं। द्वितीय कोटि क्या? तो जिस अभिक्रिया के लिए कोटि का मान 2 होता है द्वितीय कोटि अभिक्रिया कहते हैं। शून्य कोटि अभिक्रिया तो बहुत ही ईजी है कि वह अभिक्रिया जिसका वेग अभिकारक पदार्थों के सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है उसे ही शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। देहली ऊर्जा किसे कहते हैं? देहली ऊर्जा तो वह ऊर्जा जो अभिकारक के अणुओं के पास होता है देहली ऊर्जा कहलाता है। ठीक, अब इसके बाद संक्रियण ऊर्जा किसे कहते हैं? संक्रियण ऊर्जा तो रासायनिक अभिक्रिया को क्या यहाँ पे समझिएगा, फिर से आप लोग यहाँ पे क्या कर रहा है तो ध्यान से समझिएगा क्या है यहाँ पे। संक्रियण ऊर्जा किसे कहते हैं? तो रासायनिक अभिक्रिया में ऊर्जा अवरोध को पार करने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे संक्रियण ऊर्जा कहते हैं। छद्म मैकानो का अभिक्रिया किसे कहते हैं? ये तो बहुत ही ईजी है। छद्म मैकानो का अभिक्रिया कहते हैं किसे? वैसा रासायनिक अभिक्रिया जो देखने में तो उच्च कोटि का लगता है लेकिन वह अभिक्रिया जो होता है निम्न कोटि का होता है उसे छद्म मैकानो का अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, अब इसके बाद अभिक्रिया को प्रभावित करने वाला कौन कौन कारक है, इसका आंसर आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगा, यानी कि आप सभी को वहाँ पे मैसेज करना होगा तो वहाँ पे नोट्स में आप सभी को मिल जाएगा। बहुत ही इजी तरीका से, इससे भी इजी तरीका से लिखा हुआ रहेगा। अब इसके बाद समझिएगा, अब इसके बाद 16 नंबर प्रश्न क्या? अभिक्रिया की आणविकता किसे कहते हैं? तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों की कुल अणुओं की संख्या को क्या कहते हैं? अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। तो आई होप कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। दोस्तों अब हम सभी लोग आ गए हैं चैप्टर नंबर 5 केमिस्ट्री का 5वां चैप्टर में, यानी कि पृष्ठ रसायन। तो इसका भी पहला प्रश्न आप लोग ध्यान से समझिएगा। चलिए पहला प्रश्न का पहले हम धज्जियाँ उड़ा देते। तो देखिए इसे बताने से पहले आप लोग इस चैप्टर का निचोड़ हम बता देते, इसका ट्रिक आखिर होता है क्या। तो देखिए कोई भी जब अभिक्रिया होता है, ध्यान से सुनिएगा, ट्रिक बता रहे हैं, अगर इस समझ जाते तो पूरा प्रश्न एक ही में याद हो जाएगा। कैसे? तो यहाँ पर देखिए कि कोई भी जब रासायनिक अभिक्रिया होता तो उसमें 2 चीज़ रहता है, आपको पता ही होगा। एक क्या होता है? एक तो अभिकारक होता है, पता है कि नहीं? अभिकारक, ठीक, अभिकारक। और एक क्या होता है? प्रतिफल होता है। क्लियर? एक होता है क्या? प्रतिफल। तो अगर इसे आप लोग ध्यान देते हैं तो इसी पे पूरा चैप्टर है। कैसे? तो हम बता रहे हैं ना कैसे। इतना सिर्फ ध्यान रखें कि कोई भी जब अभिक्रिया होता है तो उसमें अभिकारक और प्रतिफल दोनों ही होता है। तो चलिए इसके मदद से सभी क्वेश्चन को कैसे याद करते हैं ध्यान से समझिएगा। तो पहला प्रश्न क्या है? अभिकारक और प्रतिफल। ध्यान दीजिएगा, आप लोग ध्यान रखिएगा। तो पहला प्रश्न है कि समांगी उत्प्रेरक किसे कहते हैं? तो वैसा उत्प्रेरक जिसमें अभिकारक और
प्रतिफल दोनों एक ही भौतिक अवस्था में होते हैं। क्या बोल रहे, ट्रिक में आया था ना, अभिकारक और प्रतिफल दोनों एक ही अवस्था में होते हैं, समांगी उत्प्रेरक कहलाते हैं। और सेम इसी का उल्टा कर दीजिएगा तभी समांगी उत्प्रेरक हो जाएगा। तो आप लोग समझ लिए होंगे, इसका अपने से आंसर बना दीजिएगा, और नहीं बनाना चाहते तो सुन लीजिए कि वैसा उत्प्रेरक जिसमें अभिकारक और प्रतिफल दोनों अलग अलग अवस्था में होते हैं, यानी कि अलग अलग भौतिक अवस्था में होते हैं, उसे विषमांगी उत्प्रेरक कहते हैं। तो आई होप कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद समझिएगा स्व उत्प्रेरक किसे कहते हैं। स्व का मतलब क्या होता है, अपने आप होता है। स्वपोषी किसे बोलते हैं, जो भोजन अपने बनाता है। तो स्व उत्प्रेरक, तो कोई भी जब रासायनिक अभिक्रिया होता है तो उसमें कोई प्रतिफल बनता है, वह जो प्रतिफल है स्व उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है, तो उसे क्या कहेंगे, स्व उत्प्रेरक कहेंगे। ठीक, तो आई होप कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा बहुत ईजी से। अब इसके बाद उत्प्रेरक वर्धक किसे कहते हैं। उत्प्रेरक वर्धक, वर्धक का मतलब बढ़ा देना। जब कोई पदार्थ की उत्प्रेरण क्षमता को बढ़ा देता है उसे उत्प्रेरक वर्धक कहते हैं। क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद एंजाइम उत्प्रेरक किसे कहते हैं। तो एंजाइम जो है एक जटिल कार्बनिक पदार्थ है जो अनेक रासायनिक क्रियाओं को संपादित कराता है, एंजाइम कहलाता है। क्लियर हो गया होगा। तो आप सभी को प्रश्न 1 से 5 तक क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद समझिएगा छठा नंबर क्या है। छठा नंबर प्रश्न है सह एंजाइम किसे कहते हैं। समझिएगा, जो एंजाइम की उत्प्रेरण क्षमता को बढ़ाता है उसे सह एंजाइम उत्प्रेरक कहते हैं। क्लियर हो गया होगा। ठीक, अब इसके बाद समझिएगा अधिशोषक किसे कहते हैं। तो जब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के अंदर तक प्रवेश करता है उसे ही अवशोषक कहते हैं। यहाँ पे समझिएगा क्या बोले कि जब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के अंदर तक प्रवेश करता है, ठीक, यानी कि तल में प्रवेश करता है, उसे ही अवशोषक कहते हैं। ठीक, आप विशोषण किसे कहते हैं, ध्यान से समझिएगा। विशोषण, तो अधिशोषक से अधिशोष्य को हटाने की क्रिया को विशोषण कहते हैं। क्लियर, फिर से सुनिएगा कि अधिशोषक के सतह से अधिशोष्य को हटाने की क्रिया को विशोषण कहते हैं। क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद समझिएगा भौतिक अधिशोषण किसे कहते हैं। भौतिक अधिशोषण तो बहुत ईजी है कि भौतिक अधिशोषण, तो जब अधिशोष्य और अधिशोषक के बीच दुर्बल आकर्षण, क्या बोलें कि दुर्बल वांडर वाल आकर्षण बल के द्वारा जुड़ा रहता है उसे ही भौतिक अधिशोषण कहते हैं। अब इसी का उल्टा कर दीजिएगा, रासायनिक अधिशोषण क्या है। तो जब अधिशोष्य और अधिशोषण प्रबल, क्या बोलें, प्रबल रासायनिक बंधन द्वारा जुड़ा रहता है तो उसे रासायनिक अधिशोषण कहते हैं। फिर से सुनिएगा भौतिक अधिशोषण किसे कहते हैं। तो जब अधिशोष्य और अधिशोषक ध्रुवर वांडर बल आकर्षण बल द्वारा जुड़ा रहता है तो उसे भौतिक अधिशोषण कहते हैं। और रासायनिक अधिशोषण किसे कहते हैं। तो जब अधिशोष्य और अधिशोषण प्रबल वांडर बल प्रबल आकर्षण बल द्वारा जुड़ा रहता है, यानी कि इसमें प्रबल रहता है और इसमें दुर्बल रहता है। सेम यही याद रखना कि भौतिक अधिशोषण में दुर्बल होता है और रासायनिक अधिशोषण में प्रबल होता है, बस इतना याद रखिएगा, बाकी सेम वही है। अब इसके बाद द्रवरागी कोल्लॉइडी किसे कहते हैं। द्रवरागी कोल्लॉइडी बहुत ही ईजी है, अगर द्रवरागी समझ जाते हैं तो द्रव विरागी ईजी हो जाएगा, कुछ नहीं है। पहले यहाँ पे समझिए, वे पदार्थ जो परिक्षेपण माध्यम के साथ शीघ्रता से कोल्लॉइडी विलयन बनाता है उसे ही द्रवरागी कोल्लॉइडी कहते हैं। क्लियर हो गया होगा। क्या बोले, पहले समझ लीजिएगा, द्रवरागी कोल्लॉइडी किसे कहते हैं। जो परिक्षेपण माध्यम के साथ शीघ्रता से ही कोल्लॉइडी विलयन बनाता है उसे द्रवरागी कोल्लॉइडी कहते हैं। अब इसके बाद क्या, द्रव विरागी कोल्लॉइडी किसे कहते हैं। तो वैसा पदार्थ जो परिक्षेपण माध्यम के साथ कोल्लॉइडी विलयन नहीं बनाता है उसे द्रवरागी कोल्लॉइडी यानी कि द्रव विरागी कोल्लॉइडी कहते हैं। क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद क्या है, पायस किसे कहते हैं। पायस तो दो अमिश्रणीय पदार्थों से बना, क्या बोलें, दो अमिश्रणीय पदार्थों से बना कोल्लॉइडी विलयन को पायस कहते हैं। क्लियर हो गया, यानी कि दो गो, यहाँ पे समझिएगा, दो गो अमिश्रणीय पदार्थ को आपको लेना है, दो गो अमिश्रणीय पदार्थ से जो बना कोल्लॉइडी विलयन है उसे ही पायस कहते हैं। क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद समझिएगा पायसी कारक किसे कहते हैं। पायसी कारक किसे कहते हैं, तो यहाँ पे समझिएगा पायसी कारक किसे कहते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा पायस बनाते समय यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे मान लीजिए कोई पायस बना रहे हैं तो इसमें पायस बना रहे हैं, तो पायस बनाते समय जब दो अमिश्रणीय जो होता है इसे जोड़ने के लिए जो बाहर से
बाहर से पदार्थ दिया जाता है उसे ही क्या कहते हैं, पायसिक कारक कहते हैं। यानी कि पायस बनाते समय दो अमिश्रणीय को जोड़ने के लिए जो बाहर से पदार्थ दिया जाता है, यानी कि इन दोनों को जोड़ेंगे, जो बाहर से पदार्थ दिया जाता है उसे ही पायसिक कारक कहते हैं। यानी कि पायस बनाने में यह मदद करता है। कौन? पायसिक कारक। क्लियर हो गया। उसके बाद पेप्टीकरण किसे कहते हैं? तो जिस पदार्थ का कोल्लॉइडी विलयन बनाना होता है उस पदार्थ का ताज़ा अवक्षेप लेकर विलायक में घोलकर कोल्लॉइडी विलयन बनाते हैं। क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद क्या है, टिंडल प्रभाव किसे कहते हैं? तो टिंडल प्रभाव, तो जब किसी कोल्लॉइडी विलयन में प्रकाश की किरण को गुजारा जाता है तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण उसका मार्ग दिखाई देने लगता है, उसे ही टिंडल प्रभाव कहेंगे। क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद समझिएगा ब्राउनी गति किसे कहते हैं। क्लियर। तो ब्राउनी गति किसे कहते हैं? तब जब कोल्लॉइडी विलयन का निरीक्षण किया जाता है तब कोल्लॉइडी कण जो है ना टेढ़ी मेढ़ी रास्ता से गमन करता है, ब्राउनी गति कहलाता है। क्लियर हो गया होगा। इसके बाद स्कंदन किसे कहते हैं? तो जब किसी कोल्लॉइडी विलयन में, यहाँ पे समझिएगा हम आपको ट्रिक से समझाते हैं। जब किसी कोल्लॉइडी विलयन, मान लिया जाए इसमें कोई कोल्लॉइडी विलयन है, तो जब कोई कोल्लॉइडी विलयन में वैद्युत अपघटन मिला देते हैं, या मान लिया जाए कोई यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या बोले हैं आप सभी को, फिर से समझिएगा, यहाँ पे आप सभी को समझना है। तो मान लीजिए कोई कोल्लॉइडी विलयन में वैद्युत अपघटन मिला देते हैं, वैद्युत अपघटन के थोड़ी सी मात्रा मिला देते हैं, तो मान लिया जाए यह कोई कोल्लॉइडी विलयन है, ठीक। तो जब कोल्लॉइडी विलयन में कोई वैद्युत अपघटन की थोड़ी मात्रा, मान लिया जाए यह थोड़ी मात्रा मिला देते हैं, तो थोड़ी मात्रा मिलाने से जो थोड़ी मात्रा मिला दिए तो यहाँ पे क्या हुआ ना कि विद्युत, यानी कि जो है यहाँ पे क्या है, ये वाला यानी किसी कोल्लॉइडी विलयन है तो कोल्लॉइडी विलयन के कण जो है उदासीन हो जाता है। यहाँ पे समझिएगा, जब कोई कोल्लॉइडी विलयन में वैद्युत अपघटन की थोड़ी सी मात्रा मिला देते हैं तो वैद्युत, यहाँ पे फिर से समझिएगा, तो कोल्लॉइडी विलयन के जो कण होता है ना वह रुस जाता है, यानी कि अवक्षेप हो जाता, यानी कि उदासीन होकर अवक्षेप हो जाता है, उसे ही क्या कहेंगे, स्कंदन कहेंगे। नहीं समझ में आया, फिर से समझिए कि जब कोई कोल्लॉइडी विलयन में कोई वैद्युत अपघटन की थोड़ी सी मात्रा मिला देते हैं तो कोल्लॉइडी विलयन के कण जो है उदासीन होकर अवक्षेपित हो जाता है, उसे स्कंदन कहते हैं, ठीक। अब इसके बाद वैद्युत कण संचलन किसे कहते हैं? तो वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव के कारण कोल्लॉइडी विलयन का गति करना ही क्या कहलाता है, वैद्युत कण संचलन कहलाता है। क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद क्या है, कोल्लॉइडी कणों का संरक्षण, तो इसका आंसर आप सभी को नोट्स में मिलेगा, ठीक, समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद समझ लिया हार्डी-सोल्जे का नियम किसे कहते हैं? हार्डी-सोल्जे का नियम, तक किसी आयन की स्कंदन शक्ति उसकी संयोजकता के समानुपाती होती है, हार्डी-सोल्जे का नियम कहलाती है, ठीक। अब इसके बाद समझिएगा स्वर्ण संख्या, तो इसका भी आंसर आप सभी को नोट्स में ही मिलेगा, समझ में आया। अब इसके बाद है टेस्ट नंबर प्रश्न क्या है, कोल्लॉइडी विलयन किसे कहते हैं? समझिएगा, कोल्लॉइडी विलयन जो है ना दो या दो से अधिक पदार्थों का विषमांगी मिश्रण होता है और इसमें कणों का आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच होता है और इस विलयन में कणों को सूक्ष्मदर्शी से देखा जा सकता है, ठीक। अब इसके बाद क्या है, निलंबन किसे कहते हैं? तो ये भी दो या दो से अधिक पदार्थों का विषमांगी मिश्रण है और इसमें कणों का आकार जो होता है 1000 नैनोमीटर से अधिक होता है और यह जो है अपारदर्शी होता है और इसे आँखों से नहीं देखा जा सकता है। क्लियर। अब इसके बाद लास्ट प्रश्न है आपोहन किसे कहते हैं? तो परचमेंट झिल्ली द्वारा कोल्लॉइडी विलयन से उसमें घुले हुए पदार्थ को अलग करने की विधि को आपोहन कहते हैं। तो आई होप कि आप सभी को सारे प्रश्न समझ में आ गया होगा। तो अगर आप लोग नोट्स लेना चाहते हैं तो इस नंबर पे व्हाट्सएप बना के आप सभी को हाई भेज देना है, यहाँ पे आप सभी को फ्री में नोट्स मिल जाएगा, ठीक है। तो आइए दोस्तों, अब हम सभी लोग केमिस्ट्री का छठा चैप्टर की ओर चले आ गए हैं, मतलब कि तत्वों के निष्कर्ष एक के सामान्य सिद्धांत। तो इस चैप्टर का पहला प्रश्न आप लोग ध्यान से समझिएगा। तो पहला प्रश्न का धज्जा उड़ाते हैं, गैंग किसे कहते हैं? तो खनिज में अशुद्धियों को गैंग कहते हैं। क्लियर हो गया, बहुत ईजी है। अब इसके बाद क्या, निस्तापन किसे कहते हैं? तो यहाँ पे समझिएगा निस्तापन किसे कहते हैं? तो निस्तापन एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें अयस्क को इतना गर्म किया जाता है कि जिससे कि वाष्पशील पदार्थ निकल जाते हैं और अयस्क धातु ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, उसे निस्तापन कहते हैं। आई होप कि समझ में आ गया होगा। इसके बाद
खनिज किसे कहते हैं बताइए। ये सब तो आप लोग 10 में ही पढ़े। खनिज किसे कहते हैं? तो धातु युक्त पदार्थ जो पृथ्वी के खनन से प्राप्त होता है, यानी कि जो पृथ्वी के खनन से प्राप्त होता है उसे ही खनिज कहते हैं। क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद समझिएगा धातु कर्म किसे कहते हैं। तो धातु कर्म किसी अयस्क से शुद्ध धातु को प्राप्त करने की विधि धातु कर्म कहलाता है। समझ में आया होगा। इसके बाद प्रगलन, 5वां नंबर प्रश्न क्या है? प्रगलन किसे कहते हैं? तो बहुत ही ईजी है कि प्रगलन एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें धातु ऑक्साइड को उच्च ताप पर कार्बन के साथ अवकरण किया जाता है। किसके साथ? तो कार्बन के साथ अवकरण किया जाता है, जिससे धातु ऑक्साइड धातु में परावर्तित हो जाता है। फिर से सुनिएगा कि प्रगलन एक ऐसी विधि है, प्रगलन एक ऐसी विधि है जिससे धातु ऑक्साइड को, यानी कि जिसमें क्या होता है कि जिसमें धातु ऑक्साइड को उच्च ताप पर किसके साथ? तो कार्बन के साथ अवकरण किया जाता है, जिससे धातु ऑक्साइड धातु में परावर्तित हो जाता है। यानी कि जो धातु ऑक्साइड होता है वह धातु में परावर्तित हो जाता है। समझ में आ गया ना? तो सिंपल इसमें याद रखना है कि प्रगलन में क्या होता है कि जो धातु ऑक्साइड जो होता है उसे कार्बन के साथ अवकरण करेंगे तो वह धातु में परावर्तित हो जाएगा, इसी को प्रगलन कहते हैं। तो आई होप के प्रश्न आप सभी को 1 से 5 तक क्लियर हो गया होगा। ठीक, तो आइए प्रश्न 6ठा की ओर चलते हैं। तो समझिएगा पोलिंग। अब यहाँ पे भाई पोलिंग क्या है तो हम समझाते हैं, हम आए हैं कहीं समझाने के लिए ना। यहाँ पे समझिएगा पोलिंग किसे कहते हैं। तो पोलिंग समझिएगा, पोलिंग ऐसा विधि है, यानी कि पोलिंग एक ऐसा विधि है, समझिएगा ऐसा विधि है, यानी कि पोलिंग विधि का प्रयोग कहाँ होता है? तो पोलिंग विधि का प्रयोग धातु के शुद्धता के लिए किया जाता है। इस विधि को धातु में उपस्थित ऑक्साइड का निष्कर्षण होता है। क्या पोलिंग में क्या होता है? समझिएगा पोलिंग में क्या होता है कि धातु के शुद्धता के लिए किया जाता है। कौन सा विधि? तो पोलिंग विधि का उपयोग धातु की शुद्धता के लिए किया जाता है। इस विधि में धातु में उपस्थित ऑक्साइड का निष्कर्षण होता है। समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद समझते हैं गालक किसे कहते हैं। गालक बहुत ही ईजी है कि अयस्क में उपस्थित अगलनीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए जो पदार्थ डाला जाता है उसे ही गालक कहते हैं। यानी कि अयस्क में जो उपस्थित अगलनीय पदार्थ है ना उसे दूर करने के लिए जो पदार्थ उसमें डालेंगे ना उसे ही गालक कहेंगे। क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद धातुमल किसे कहेंगे। धातुमल तो गालक अगलनीय अशुद्धियों के साथ प्रतिक्रिया करके जिस गलनीय पदार्थ का निर्माण करता है उसे ही धातुमल कहते हैं। यानी कि गालक जो है अगलनीय अशुद्धियों के साथ प्रतिक्रिया करके जिस गलनीय पदार्थ का निर्माण करेगा ना उसे ही धातुमल यानी कि धातु मल कहेंगे। ठीक, तो आप सभी को समझ में आ गया होगा। इसके बाद अयस्क किसे कहेंगे बताइए। अयस्क किसे कहते हैं? तो वह खनिज जिससे धातु का निष्कर्षण आसानी से तथा कम खर्च में किया जाता है। समझ में आ गया कि वह खनिज जिसमें धातु का जो निष्कर्षण होता है एकदम आसानी से होवे और उसमें पैसा भी कम लगे तो उसे अयस्क कहेंगे। समझ में नहीं आया? आ गया होगा। तब इसके बाद समझिएगा 10 नंबर प्रश्न क्या है। 10 नंबर का एल्युमिनियम के बर्तन में सांद्र HNO3 को रखा जाता है क्यों? तो इसका आंसर आप सभी को नोट्स में मिलेगा। जब आप लोग नोट्स लीजिएगा तभी उसी में इसका आंसर मिल जाएगा। बहुत ही आसान तरीका से लिखा हुआ रहेगा। ठीक, तो इसके बाद समझिएगा भर्जन किसे कहते हैं। भर्जन, तो आइए भर्जन के बारे में समझ लेते हैं कि भर्जन एक ऐसी क्रिया है जिसमें सांद्रित अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है। क्या बोले कि भर्जन एक ऐसी क्रिया है जिसमें क्या होता है कि सांद्रित अयस्क जो होता है ना उसे वायु की उपस्थिति में गर्म करेंगे। तो जिसमें क्या होता है जब गर्म करेंगे तो जिससे क्या होगा कि वाष्पशील अशुद्धियाँ निकल जाएगा और अयस्क ऑक्साइड में परावर्तित हो जाएगा। अयस्क जो है ना, यानी कि यहाँ पे देखिए भर्जन एक ऐसी क्रिया है जिसमें सांद्रित अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो वाष्पशील अशुद्धियाँ निकल जाएगा और अयस्क जो है ऑक्साइड में परावर्तित हो जाएगा, उसे ही भर्जन कहते हैं। तो आइए अब हम सभी लोग केमिस्ट्री का 8वां चैप्टर की ओर आ गए हैं, मतलब कि डी तथा एफ बलव के तत्व। बहुत ही तरीका से आप सभी को समझ में आएगा। तो चलिए पहला प्रश्न को समझते हैं। तो पहला प्रश्न क्या है, संक्रमण तत्व क्यों रंगीन यौगिक तत्व का निर्माण करते हैं। तो समझिएगा क्या कहता है कि संक्रमण तत्व रंगीन यौगिक का निर्माण क्यों करते हैं। तो बहुत ही ईजी है कि संक्रमण तत्व रंगीन यौगिक का निर्माण करते हैं क्योंकि संक्रमण तत्व के डी कक्षक में उपस्थित, यानी कि संक्रमण तत्व डी कक्षा में रहता है तो डी कक्षक में उपस्थित
क्या अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जो है प्रकाश के किरण को अवशोषित करते हैं और रंगीन यौगिक का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे क्या संक्रमण तत्व कौन सा कक्षा में रहेगा, डी ब्लॉक में रहेगा। तो वही बोल रहा कि संक्रमण तत्व के डी कक्षक में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्रकाश के किरण को अवशोषित करते हैं इसलिए और रंगीन यौगिक का निर्माण करते हैं। ठीक, तो समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद समझिएगा H2O तरल है परंतु H2O गैस है, क्यों? तो समझिएगा, तो यहाँ पे समझिएगा सिंपल भाषा में अगर हम इसका आंसर दें तो आप लोग यहाँ पे विश्वास नहीं कीजिएगा। यहाँ देखिए H2O हाइड्रोजन बंधन बनाता है और H2S हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है, जिसके वजह से H2O तरल है और H2S गैस है। बस इतना लेके आइएगा, फुल नंबर मिलेगा। अब इसके बाद है संक्रमण तत्वों में परिवर्तनशील अवस्था क्यों होती है। तो यहाँ पे इसका भी आंसर बहुत ही ईजी है कि संक्रमण तत्व में क्या है परिवर्तनशील अवस्था डी ऑर्बिटल के कारण होती है। क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद चौथा है लैंथेनाइड संकुचन किसे कहते हैं। तो इसका आंसर जो है ना आपको इसका आंसर नोट्स में मिल जाएगा। ठीक, तो अगर आप लोग नोट्स लीजिएगा तो वहाँ पे इसका आंसर मिल जाएगा, बहुत ही इजी तरीक़ा से लिखा हुआ मिलेगा। अब इसके बाद है आंतरिक संक्रमण तत्व किसे कहते हैं। तो वैसा तत्व जिसके अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ कक्षक जगह में जाता है। क्या बोले कि वैसा तत्व जिसके अंतिम इलेक्ट्रॉन जो है एफ कक्षा में जाता है। ठीक, एफ कक्षक में जाता है उसे क्या कहते हैं, आंतरिक संक्रमण तत्व कहते हैं। ठीक, अब इसके बाद समझिएगा डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व क्यों कहा जाता है। समझिएगा छठा नंबर क्या है, डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व काहे कहते हैं। तो समझिएगा काहे कहते हैं, जो बहुत ही ईजी है। तो यहाँ पर समझिएगा कि डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है। आप लोग को ऐसा ही लिखना है, क्योंकि डी ब्लॉक के तत्व एस ब्लॉक तथा पी ब्लॉक के तत्वों के गुणों के मध्य संक्रमण का कार्य करता है। अर्थात यानी कि कहने का अर्थ यह है कि इसके गुण जो है यानी कि डी ब्लॉक के तत्व का गुण जो है एस ब्लॉक के तत्व तथा पी ब्लॉक के तत्वों के मध्य होता है, यानी कि उसके बीच में होता है, इसलिए इन्हें संक्रमण तत्व कहा जाता है। ठीक, अब इसके बाद सातवां डी ब्लॉक के तत्व उप संयोजक यौगिक बनाते हैं। कारण इसका क्या है तो आप सभी को बताना है। तो हम बोल रहे हैं तो इसका पहला कारण यह है कि इसका परमाणु का आकार छोटा होता है। क्लियर। अब इसके बाद दूसरा है, आप लोग लिख लीजिएगा कि इसमें प्रभावी नाभिकीय आवेश अधिक होता है। क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद जो है तीसरा है कि इसके बाह्य कोश में इसके बाहरी कोश में खाली डी कक्षक की उपस्थिति होती है। क्लियर, जिसके कारण लिगैंड अपने एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म दान करते हैं। क्लियर। अब इसके बाद 8वां नंबर प्रश्न क्या है, संक्रमण तत्व किसे कहते हैं। बताइए किसे कहते हैं, संक्रमण तत्व किसे कहते हैं। तो आप लोग यहाँ पे समझिएगा कि संक्रमण तत्व किसे कहते हैं। तो वे तत्व जिसमें डी कक्षक आंशिक रूप से भरे हो संक्रमण तत्व कहलाते हैं। ठीक, समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद 9 नंबर है कि डी ब्लॉक के तत्व किसे कहते हैं। किसे कहेंगे डी ब्लॉक के तत्व, जरा बता बा। तो डी ब्लॉक के तत्व में वे तत्व होते हैं जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उप कक्षक में प्रवेश करता है, डी ब्लॉक के तत्व कहलाता है। क्लियर। अब इसके बाद संक्रमण तत्व संकुल यौगिक का निर्माण करते हैं कैसे, हमें बताना है। ठीक, तो बहुत ही इजी, आप लोग इसे नोट कीजिएगा। इसी तरह से आपके एग्जाम में लिख के आना है कि संक्रमण तत्व संकुल यौगिक का निर्माण करते हैं क्योंकि इसमें डी कक्षक आंशिक रूप से भरे होते हैं। क्या बोले कि इसमें जो है डी कक्षक आंशिक रूप से बहुत ही कम रूप से भरे होते हैं, जिसमें लिगैंड के द्वारा इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान किया जाता है, जिसके कारण यह संकुल यौगिक का निर्माण करता है। तो आइए दोस्तों, अब हम सभी लोग आगे हैं केमिस्ट्री का 9वां चैप्टर यानी कि उप संयोजक यौगिक। तो इसका भी प्रश्न आप लोग पहला ध्यान से समझिएगा। देखिए पहला प्रश्न क्या, बहुत ही ईजी है। पहला प्रश्न ध्यान दीजिएगा। देखिए लिगैंड किसे कहते हैं, लिगैंड किसे कहते हैं, बहुत ही ईजी है। तो आप सभी को बताना है सिंपल तरीका से कि वे उदासीन अणु या परमाणु जो केंद्रीय धातु के रिक्त कक्षा में इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करेगा। यानी कि लिगैंड के काम में है कि केंद्रीय धातु के, मान लिया जाए यहाँ पे देखिएगा, हम आप सभी को समझा देते हैं
ये कोई केंद्रीय है। जब इसमें हम क्या करेंगे, ध्यान समझिएगा, केंद्रीय धातु है ना, तो इसमें हम जब धातु के इलेक्ट्रॉन को इसमें भरेंगे ना तो उसे ही लिगेंड कहेंगे। तो आप सभी को लिखना कैसे है, तो आप सभी को लिखना है कि वे उदासीन अणु या परमाणु जो केंद्रीय धातु के, मान लीजिए यह कोई केंद्रीय है, ठीक, तो केंद्रीय धातु के रिक्त कक्षक माने खाली स्थान में जब इलेक्ट्रॉन को भरेंगे ना तो उसे क्या करेंगे, लिगेंड कहेंगे। क्लियर आप सभी को हो गया होगा। अब इसके बाद समझिएगा दूसरा क्या, उप संयोजक संख्या किसे कहते हैं। तो बहुत ही ईजी है। देखिए हम आप सभी को समझाते हैं कि मान लिया जाए यह कोई संकुल यौगिक है, मान लिया जाए यह कोई संकुल यौगिक है, तो इस यौगिक में कुल लिगेंडों की संख्या, मान लिया जाए यह कोई लिगेंड है, ठीक, तो कुल लिगेंडों की संख्या को क्या कहेंगे, उप संयोजक संख्या कहेंगे। क्लियर। अब यहाँ पे समझिएगा, तो आप सभी को एग्जाम में लिखना है कि किसी संकुल यौगिक में, मान लिया जाए यह कोई संकुल यौगिक है ना, तो किसी संकुल यौगिक में कुल लिगेंडों की संख्या को उप संयोजन संख्या कहेंगे। क्लियर आप सभी को हो गया होगा। अब इसके बाद समझिएगा तीसरा नंबर क्या है, द्युक लवण। क्या है द्युक लवण, तो ईजी है, कुछ हार्ड नहीं है। आप सभी को इसमें याद रखना है कि वैसा लवण जो ठोस अवस्था में तो अपना अस्तित्व बनाए रखता है लेकिन द्रव अवस्था में अपना अस्तित्व खो देता है, उसे ही द्युक लवण कहते हैं। अगर आप लोग ये समझ गए हैं तो ये भी ईजी है। संकुल या संकर लवण किसे कहते हैं, तो वैसा लवण जो ठोस अवस्था और जलीय अवस्था दोनों में अपना अस्तित्व बनाए रखता है उसे संकुल या संकर लवण कहते हैं। क्लियर। अब इसके बाद समझिएगा द्युक लवण का गुण बताना है। तो पहला गुण तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि यह ठोस अवस्था में अपना अस्तित्व बनाए रखता है। क्लियर। अब इसके बाद इसमें लिखिएगा कि यह विलयन में सभी आयन का परिक्षेपण देता है, यानी कि विलयन में जितना भी चीज़ डालेंगे ना इस सभी का परिक्षेपण करेगा। क्लियर। इसी तरह से आप सभी को इसमें भी लिखना है, इसका उल्टा कर दीजिएगा ना द्युक लवण का, तो संकुल लवण का गुण हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे कैसे लिखेगा आप सभी को, संकुल लवण का गुण, तो आप सभी को लिखना कि यह ठोस और जलीय विलयन में दोनों अवस्था में अपना अस्तित्व बनाए रखता है। अब इसके बाद आप सभी को यहाँ पे देखिएगा, इसमें क्या था, ये जल के सभी में परिक्षेपण देता है लेकिन यह विलयन में सभी आयन का परिक्षेपण नहीं देता। ये देता था लेकिन ये नहीं देता। बस अगर आप लोग द्युक लवण का गुण याद रखते तो इसी का उल्टा कर दीजिएगा तो इसका गुण याद हो जाएगा। क्लियर। अब इसके बाद आप सभी को यहाँ पे समझना है क्या है, 7 नंबर प्रश्न, समवायवता किसे कहते हैं। कुछ हार्ड नहीं है, बहुत ही ईजी है। समवायवता आप सभी को हम बताते हैं कि समवायवता एक ऐसी घटना है, ध्यान से सुनिएगा, कि समवायवता एक ऐसी घटना है जिसमें दो या दो से अधिक संकुल यौगिकों के अणु सूत्र तो समान होते हैं परंतु उसका जो है न संरचना सूत्र अलग अलग होते हैं। तो इसे ही क्या बोलेंगे, समवायवता कहेंगे। याद हो गया होगा। आप सभी को सिंपल याद रखना है कि समवायवता एक ऐसी घटना है न जिसमें दो या दो से अधिक संकुल यौगिक का तो अणु सूत्र समान होता है लेकिन संरचना सूत्र अलग अलग होता है। क्लियर। अब इसके बाद समझिएगा 8 नंबर क्या है, वाह कक्षक संकुल किसे कहते हैं। देखिए इसी में आंसर छुपा हुआ है, आप सभी को हम देखो निकालने का तरीका बताते हैं। देखिए वाह का मतलब बाहर हो गया, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, वाह का मतलब बाहर और कक्षा का मतलब वर्ग। अब इसके बाद समझिएगा असंकुल है, तो यानी कि जब हम बाहर से कोई हम यहाँ पे संकुल यौगिक को भरेंगे तो उसे क्या कहेंगे, वाह कक्षक संकुल कहेंगे। तो आप सभी को लिखना है कि वे संकुल जिसमें डी कक्षक बाहर की तरफ से भरा हो, वे संकुल जिसमें डी कक्षक बाहर की तरफ से भरा हो क्या बोलेंगे, वाह कक्षक संकुल। यानी कि बाहर की तरफ से भरा रहेगा ना डी कक्षक तो उसे वाह संकुल यौगिक कहेंगे। क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे समझिएगा बहुत ही ईजी है। 9 नंबर प्रश्न क्या है, धातु कार्बोनिल बंधन क्या है। यहाँ पे समझिएगा धातु कार्बोनिल बंधन क्या है। तो यहाँ पे देखिएगा इसमें भी आंसर छुपा हुआ है, सिर्फ आप सभी को निकालने का तरीका से भी पता रहना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा, कार्बोनिल का मतलब कार्बन याद रखिएगा। देखिए हम किस तरह से निकालते हैं, तो कार्बन के जब हम एक इलेक्ट्रॉन युग्म को धातु के रिक्त कक्षा में देने से जो बंधन बनेगा ना उसे ही धातु कार्बोनिल बंधन कहेंगे। देखिए हम समझाते हैं आप सभी को, ध्यान दीजिएगा। तो आप सभी को यहाँ समझना है कि मान लिया जाए या कोई धातु के रिक्त कक्षा है, जब हम कार्बन के द्वारा, यहाँ कार्बन है ना, तो जब हम कार्बन के द्वारा एक इलेक्ट्रॉन युग्म को इस धातु के रिक्त कक्षा में देंगे ना तो इसे क्या बोलेंगे, धातु कार्बोनिल बंधन कहेंगे।
क्लियर, आप सभी को समझ में आ गया। अगर जब हम कार्बन के एक इलेक्ट्रॉन को इसमें देंगे न, इसमें देने से जो बंधन बनेगा न, उसे धातु कार्बोनिल बंधन कहेंगे। क्लियर। अब इसके बाद समझिएगा 10 नंबर क्या, धातु कार्बोनिल पाई बंधन क्या है। कार्बोनेट नहीं होगा यहाँ पे, कार्बोनिल पाई बंधन क्या होगा। तो ये भी ईजी है, ध्यान से सिर्फ सुनिएगा कि जब धातु के परमाणु, क्या बोल रहे हैं कि जब धातु के परमाणु डी कक्षक के इलेक्ट्रॉन को कार्बो मोनोऑक्साइड के रिक्त विपरीत आबंधन को प्रदान किया जाता है तो पाई बंधन का निर्माण होता है, उसे क्या बोलेंगे, धातु कार्बोनिल पाई बंधन बोलेंगे। ध्यान से सुनिएगा, कुछ नहीं है यहाँ पे आप सभी को लिखना है सिंपल तरीका से। देखिए हम बताते हैं कि जब धातु के परमाणु, मान लीजिए जाए कोई धातु के परमाणु है और डी कक्षक के इलेक्ट्रॉन को, डी कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन को कार्बो मोनोऑक्साइड के रिक्त विपरीत आबंधन को प्रदान किया जाता है तो उसे पाई बंधन का करने से जो पाई बंधन का निर्माण होता है ना, उसे धातु कार्बोनिल बंधन कहते हैं। तो हमें लग रहा है कि आप सभी को समझ में नहीं आ रहा, लेकिन 1 से 2 बार सुनिएगा ना तो बहुत ही ईजी है। इसके बाद समझिएगा क्या है प्रबल क्षेत्र संकुल, क्या है बताना है। प्रबल क्षेत्र संकुल क्या, तो कुछ नहीं है कि प्रबल क्षेत्र संकुल में इलेक्ट्रॉन का युग्मन, यहाँ ध्यान दीजिएगा कि प्रबल क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन का युग्मन T2G ऊर्जा स्तर में होने के बाद Eg ऊर्जा स्तर में होता है, उसे ही क्या कहेंगे, प्रबल क्षेत्र संकुल कहेंगे। क्या बोले थे, ध्यान समझिएगा। तो प्रबल क्षेत्र संकुल में क्या होता है ना कि इलेक्ट्रॉन का युग्मन कहाँ से कहाँ होता है, T2G उच्च ऊर्जा स्तर से कहाँ हो जाएगा, इसके बाद होगा Eg ऊर्जा स्तर में होगा, तो उसे क्या बोलेंगे, प्रबल क्षेत्र संकुल कहेंगे। क्लियर है। इसके बाद समझिएगा ध्रुवल क्षेत्र संकुल क्या है। अगर आप लोग ये समझ गए तो ध्रुवल भी बहुत ही ईजी है। कैसे, यहाँ पे समझिएगा कि ध्रुवल क्षेत्र संकुल में एक एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे अब ध्यान दीजिएगा, एक एक इलेक्ट्रॉन जो है ना T2G और Eg ऊर्जा स्तर में भरे जाते हैं, जिसमें भरे जाते हैं। यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे आप सभी को हम समझा देते हैं। देखिएगा यहाँ पे, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यह मान लीजिए यहाँ पे, यहाँ क्या T2G, अब इसके बाद Eg यहाँ पे है। तो जब इलेक्ट्रॉन को, यानी कि जब यहाँ पे समझ, जब एक इलेक्ट्रॉन को T2G में भरेंगे और Eg में भरेंगे, ठीक, तो उसके बाद इलेक्ट्रॉन का युग्मन होता है। जब एक को इसमें भर देंगे तो इसके बाद इसमें इलेक्ट्रॉन का युग्मन होगा। क्लियर, युग्मन होगा तो अतः ध्रुवल लिगैंड के संकुल को ध्रुवल क्षेत्र संकुल कहा जाता है। जब यहाँ पे आप सभी को सिंपल तरीके से याद रखना है कि ध्रुवल क्षेत्र संकुल में एक इलेक्ट्रॉन को T2G में और Eg में इलेक्ट्रॉन को भरेंगे, इलेक्ट्रॉन को भरने के बाद फिर इलेक्ट्रॉन का युग्मन होगा, तो इसे एक बोलेंगे का ध्रुवल क्षेत्र संकुल बोलेंगे। आप सभी को समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद समझिएगा 13 नंबर क्या है, कीलेट लिगैंड क्या है। कीलेट लिगैंड क्या है, बहुत ही ईजी है कि केंद्रीय धातु आयन के साथ, मान लिया जाए कोई केंद्रीय धातु आयन है या कोई केंद्रीय धातु आयन है, समझिएगा केंद्रीय धातु आयन के साथ जब कोई बहुदंतुक लिगैंड है, यहाँ समझिएगा क्या बोले कि ध्यान दीजिए कि केंद्रीय धातु आयन के साथ जब कोई बहुदंतुक लिगैंड उपसंयोजक यौगिक के साथ जुड़कर एक चक्रीय संरचना वाली यौगिक का निर्माण करता है तो इसे क्या बोलेंगे, बोलिए कीलेट लिगैंड बोलेंगे। सिंपल याद रखना है कि केंद्रीय धातु आयन के साथ, मान लीजिए यह कोई केंद्रीय धातु आयन, ठीक है, तो कोई केंद्रीय धातु आयन के साथ जब कोई बहुदंतुक लिगैंड, यानी कि बहुत सारा लिगैंड उपसंयोजक यौगिक के साथ जुड़कर एक चक्रीय संरचना वाली यौगिक का निर्माण करेगा तो इसे कीलेट लिगैंड कहेंगे। आप सभी को समझ में आ रहा होगा। इसके बाद यहाँ पे देखिएगा, आप सभी को 1 से 2 बार वीडियो देखना है, एक बार में नहीं तो कम से कम 2 बार में तो जरूर ही पूरा याद हो जाएगा। और कोई हार्ड भी नहीं बता रहे, बहुत ही ईजी है। हम यहाँ पे देखिएगा 14 नंबर क्या है, उभय दंतुर लिगैंड किसे कहते हैं। समझिएगा, वह लिगैंड जो अलग अलग परमाणु द्वारा केंद्रीय धातु से जुड़ सकता है, लेकिन एक साथ में, यानी कि एक साथ में केवल एक दाता परमाणु ही बंधन बनाता है।
ध्यान दीजिएगा, बहुत ही ईजी कि आप सभी को बताना है कि वह लिगैंड जो अलग अलग परमाणु द्वारा केंद्रीय धातु से तो जुड़ सकता है, लेकिन एक साथ में केवल एक दाता परमाणु ही बंधन बनाएगा, पूरा नहीं बनाएगा, सिर्फ एक दाता ही परमाणु बंधन बनाएगा, उसे क्या बोलेंगे, वह दंतुक लिगैंड कहेंगे। तो आई होप कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक, तो आइए दोस्तों, अब हम सभी लोग आ गए हैं 15वां चैप्टर यानी कि जैव अणु। तो चलिए इसका भी पहला प्रश्न को आप लोग ध्यान से समझना है, दीजिएगा। पहला प्रश्न क्या है यहाँ पे, कृत्रिम मधुरक किसे कहते हैं। बहुत ही इजी है, ध्यान से सुनिएगा। तो देखिएगा कि कृत्रिम मधुरक जो है रासायनिक पदार्थ है, इतना तो याद हुआ कि कृत्रिम मधुरक रासायनिक पदार्थ है जो स्वाद में तो मीठे होबे करते हैं, लेकिन हमारे शरीर में जो है ना कैलोरी प्रदान नहीं करते हैं। यह शरीर से एकदम सिंपल रूप से बाहर निकल जाता है, जैसे कि क्या हो गया, सैकरीन, सुक्रोज इत्यादि। आप सभी को इसमें याद रखना है कि कृत्रिम मधुरक रासायनिक पदार्थ होता है जो स्वाद में मीठे तो होते हैं लेकिन हमारे शरीर में कैलोरी प्रदान नहीं करते हैं। बस इतना आप सभी को लिख देना है। अब इसके बाद समझिएगा दूसरा प्रश्न क्या है, प्रोटीन क्या है। आप सभी को पता ही है कि प्रोटीन क्या है, आप लोग तो जानबे करते होंगे। तो देखिए हम बता देते हैं कि प्रोटीन मानव शरीर का एक मुख्य अवयव होता है। ये तो आप सभी को पता है कि प्रोटीन मानव शरीर का एक मुख्य अवयव होता है। क्लियर। तो आप सभी को पता है, अब यहाँ पे आप सभी को ये भी जानते हैं कि प्रोटीन का निर्माण कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन से होता है। ठीक, अब इसके बाद ये पौधे और जंतुओं की कोशिका में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, जैसे दूध, पनीर, दाल, गेहूँ, मटर इत्यादि, ये सभी में प्रोटीन पाए जाते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप सभी लोग एग्ज़ाम में लिख दीजिएगा, बहुत ही इजी है। अब यहाँ पे देखिएगा, इसके बाद इतना इजी, दुनिया का बहुत ही इजी प्रश्न ये है, ये दोनों है दुनिया के इजी प्रश्न। कौन, आवश्यक एमिनो अम्ल किसे कहते हैं और अनावश्यक एमिनो अम्ल किसे कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, आवश्यक अमीनो अम्ल किसे कहते हैं तो अनावश्यक याद हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, हम बता रहे हैं कि आवश्यक अमीनो अम्ल किसे कहते हैं तो वैसा अमीनो अम्ल, इसके बारे में हम बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, इसके बारे में बता रहे हैं कि आवश्यक अमीनो अम्ल वैसा अमीनो अम्ल है जो शरीर में नहीं बनाए जा सकते हैं। क्या बोले, जो शरीर में नहीं बनाए जा सकते हैं, यानी कि आप लोग समझ रहे हैं, यानी कि जिसका संश्लेषण मानव शरीर में नहीं होता है। क्लियर, इतना तो समझ में आया। इसके बाद परंतु जिन्हें भोजन में सम्मिलित किया जाना आवश्यक है। ये तो शरीर में नहीं बनता है लेकिन इसे भोजन में सम्मिलित करके, यानी कुछ भी खाएंगे तो उसमें मिला के जरूर खाना चाहिए। क्लियर है। इसके बाद वृद्धि तथा मानव स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, ऐसे अम्ल को आवश्यक अम्ल कहते हैं। आप सभी को समझ में आ रहा, इसमें आप सभी को सिंपल रूप से याद रखना है कि वैसा अमीनो अम्ल, यानी कि आवश्यक अमीनो अम्ल वैसा अमीनो अम्ल जो शरीर में नहीं बनाए जा सकते हैं लेकिन इसे भोजन में सम्मिलित करना जरूरी है या वृद्धि तथा मानव स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, उसे ही क्या बोलेंगे, आवश्यक अमीनो अम्ल बोलेंगे। सेम इसी का उल्टा कर दीजिएगा ना तो इसका परिभाषा बन जाएगा, अनावश्यक अमीनो अम्ल किसे कहते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा कि वैसा अमीनो अम्ल, ध्यान दीजिएगा, क्या बोले कि वैसा अमीनो अम्ल जो मानव शरीर में बनाए जा सकते हैं, मतलब कि जिसका संश्लेषण मानव के शरीर में होता है। क्लियर, उसी का उल्टा कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, ध्यान समझिएगा, जिसे मानव शरीर में बनाए जा सकते हैं या मानव शरीर के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होता है ना, उसे क्या बोलेंगे, अनावश्यक अमीनो अम्ल कहेंगे। इससे जो शरीर में बनाए जा सकते हैं और मानव शरीर के स्वास्थ्य वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। क्लियर, तो आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद समझिएगा, पैरासीटामोल और टिंचर आयोडीन का उपयोग हमें बताना है। क्या बताना है, पैरासीटामोल और टिंचर आयोडीन का उपयोग क्या है। तो आप सभी को पता है कि पैरासीटामोल का उपयोग कहाँ करेंगे, तो इसका उपयोग ज्वर नाशक के रूप में किया जाता है। क्लियर। अब इसके बाद समझिएगा, टिंचर का उपयोग कहाँ करेंगे, पता ही आयोडीन, तो इसका उपयोग प्रतिरोधी के रूप में किया जाता है। अब यहाँ पे आप लोग सोच रहे होंगे कि प्रतिरोधी क्या है, आगे प्रश्न वही है, प्रतिरोधी क्या है। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही ईजी है ना, प्रतिरोधी आखिर होता है क्या, तो आप सभी को बताना है प्रतिरोधी क्या, बहुत ही ईजी है। जैसे कि आप सभी लोग के कोई दाग हो जाता है, फुंसी चेहरा पे हो जाता है, कोई घाव वगैरह हो जाता है, तो उसे नष्ट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, मतलब प्रतिरोधी कहलाता है। तो आप सभी को लिखना है कि यह एक ऐसी औषधि है जिसका उपयोग शरीर के घाव,
फोड़े फुंसी उत्पन्न करने वाले हानिकारक बैक्टीरिया को नष्ट करने के लिए किया जाता है, प्रतिरोधी कहलाता है। बताइए आपसे भी इसे लिखा जाएगा कि नहीं लिखाएगा, बताइए। हमें पूरा विश्वास है कि आप लोग लिख दीजिएगा एग्जाम में। इसके बाद समझिएगा न्यूक्लिक अम्ल क्या है। ये तो और इजी प्रश्न है, क्या बोले न्यूक्लिक अम्ल, इतना इजी है ना। समझिएगा कि न्यूक्लिक अम्ल आप सभी को पता है ना कि वैसा अम्ल है जो जीवित प्राणियों में उपस्थित एक जैव घटक है। जो है ना न्यूक्लिक अम्ल जो है ना जीवित प्राणी, जैसे कि हम सब जीवित है ना, हम में उपस्थित है कौन, न्यूक्लिक अम्ल है। ये आनुवांशिक क्रियाओं के स्थानांतरण एवं संचयन के लिए उत्तरदायी होता है। आनुवांशिक आप सभी को पता है, आनुवांशिक का मतलब आप समझ रहे होंगे कि आनुवांशिक क्रियाओं के स्थानांतरण एवं संचयन के लिए उत्तरदायी है। उसे क्या बोलेंगे, न्यूक्लिक अम्ल बोलेंगे। क्लियर, तो आप सभी को समझ में आ रहा होगा। 8 नंबर क्या है, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग क्या है। प्रिंटिंग क्या है, डीएनए फिंगर प्रिंट। तो आप सभी को बताना है कि आप सभी को पता है ना कि जिस तरह प्रत्येक व्यक्ति की पहचान उसकी अंगुली की छाप से की जाती है ना, ठीक उसी प्रकार से आजकल डीएनए के भस्म का क्रम अलग अलग होता है, जिसे अन्य तरीके द्वारा बदला नहीं जा सकता है। उसे क्या बोलेंगे, डीएनए फिंगरप्रिंट। आप सभी को समझ में आ रहा है। तो आप सभी को इसमें बताना है क्या, आप सभी को इसमें बस इतना याद रखना है कि जिस तरह प्रत्येक व्यक्ति की पहचान उसके अंगुली की छाप से की जाती है ना, ठीक उसी प्रकार से आज डीएनए के भस्म का क्रम अलग अलग होता है, जिसे अन्य तरीकों द्वारा बदला नहीं जा सकता है। क्लियर, आप सभी को समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद समझिए अगला प्रश्न क्या है। प्रोटीन के विकृतीकरण से आप क्या समझते हैं। यानी कि प्रोटीन विकृतीकरण का मतलब खराब हो जाना, तो वही प्रोटीन खराब हो जाता है, तो इसका मतलब आप लोग क्या समझते हैं। तो आप सभी को पता है कि प्रोटीन किसे कहते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब हम प्रोटीन को गर्म करेंगे या तो अम्ल से अभिक्रिया करेंगे तो प्रोटीन का हाइड्रोजन आबंधों में अस्त व्यवस्था उत्पन्न हो जाता है, यानी कि वह बिगड़ जाता है। कब, जब प्रोटीन को हम गर्म करेंगे या तो अम्ल से अभिक्रिया कराएंगे तो उसका जो व्यवस्था है ना बिखर जाता है। इसका परिणाम यही होता है कि प्रोटीन का अस्कंदन या तो अवक्षेप बन जाता है। इसी कारण प्रोटीन अपनी जैव सक्रियता खो देता है और नींबू रस मिलाने पर पनीर में बदल जाता है। बस आपको याद रखना है कि जब हम प्रोटीन को गर्म करेंगे या तो अम्ल से अभिक्रिया कराएंगे तो प्रोटीन के जो हाइड्रोजन बंधन रहेगा ना वह पूरी तरह से बिखर जाएगा। अब बिखर जाएगा तो इसका परिणाम यही होगा कि प्रोटीन का अस्कंदन या अवक्षेप बन जाएगा। इसी कारण से ना प्रोटीन जो है ना अपना जैव सक्रियता खो देता है। अगर हम इसमें नींबू का रस मिलाएंगे ना तो वह पनीर में बदल जाएगा। बस इतना आप सभी को याद रखना है, बस इससे ज़्यादा आप सभी को याद नहीं रखना। आप लोग इतना याद कर लीजिए ना, इससे बाहर आपके एग्जाम में एक ही प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। क्लियर, यहाँ पे समझिएगा 2 विटामिन, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 2 विटामिन का नाम लिखिए तथा उनके कमी के कारण उत्पन्न रोगों का नाम बताएं। 2 को बताना है, 2 विटामिन बताना है और उसका कमी से कौन सा रोग होगा। तब विटामिन ए, इसकी कमी से रतौंधी होता है। अब विटामिन बी, इसकी कमी से बेरी होता है। तो आई होप आप सभी को 10 प्रश्न बहुत ही ईजी तरीके से समझ में आ गया होगा।